इजारा, लीजिंग। मेन फ़र्क बता देता हूँ कि इस्लामिक लीजिंग और जो कन्वेंशनल लीजिंग है इसमें डिफरेंस क्या है, और फिर हम जब इसको पढ़ेंगे तो चीज़ों की समझ खुद से आ जाएगी। वैसे इजारा का मतलब है किराए पे कोई चीज़ लेना। जैसे हम शादी करते हैं तो शादी हॉल किराए पे लेते हैं, ख़रीदते नहीं हैं। उसी शादी के लिए आपको जो डेकोर का सामान है वो ख़रीदना पड़ता है, कंज्यूमेबल है, वो लीज पे नहीं मिलता, वो किराए पे नहीं मिलता। मिल भी सकता है बट जनरली खाना किराए पे नहीं मिलता, खाना कंज्यूमेबल है। लेकिन उसी शादी के ऊपर जो गाड़ी है जिसके अंदर आपने अपने हम रिश्तेदारों को, हमसायों को बिठा के कोस्टर पे बड़ी बस पे लेके गए हैं शादी हॉल के अंदर, वो आप रेंट पे लेते हैं, ख़रीदते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है इसका यूसेज चंद घंटों के लिए, उसके बाद वो आपके लिए यूजलेस है, या आपके लिए उसका उतना फ़ायदा नहीं जितना किसी और शख्स के लिए है, या आपके इतना नेटवर्क नहीं है कि आप उसको रेंट पे दे सके। तो दैट इज़ वाई आप वहाँ पे क्या करते हैं, लीज पे लेते हैं या इजारा पे लेते हैं, किराए पे। इसी तरह इस्लाम के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है, जब आप किसी मुलाजिम को काम के लिए रखते हैं तो वो भी एक टेक्निकली इजारा है, कि वो आता है, आपको अपने घंटे देता है, और उस घंटे के अंदर जो उसके पास स्किल्स हैं उन स्किल्स को वो परफॉर्म करता है, और आपके लिए वो बेनिफिशियल बन जाती है, और आप उसको फिर एंड के ऊपर क्या करते हैं, पैसे पे कर देते हैं, और उस पैसे की पेमेंट जो है वो किराए पे उसने अपनी सर्विसेज आपको रेंडर कर दी। दैट इज ऑल्सो इजारा। अब इस्लामिक फाइनेंस के अंदर जो लीज है या इजारा है उसमें डिफरेंस ये है कि जो कन्वेंशनल बैंकिंग है उसके अंदर आइटम को वो फॉरेन कस्टमर के नाम पे ट्रांसफर कर देता है, और कस्टमर जो है वो मालिक बन जाता है। टेक्निकली तो वो मालिक नहीं है, लेकिन उसको मालिक बना दिया जाता है क्योंकि रिस्क जो है वो कस्टमर पे शिफ्ट कर दिया जाता है। बैंक उस रिस्क को अपनी बिहाफ पे कवर करने के लिए इंश्योरेंस लाजमी करवाता है, लेकिन वो गाड़ी चोरी हो जाती है, उसमें कोई नुकसान हो जाता है, तो बैंक उसका जिम्मेदार नहीं है, कहता है जी इंश्योरेंस से क्लेम करवाएं, नंबर 1। और नंबर 2, अगर गाड़ी में कोई वेयर एंड टेयर हो रही है तो आप उसके जिम्मेदार हैं, हम उसके जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि बैंक आपको मलकियत के राइट दे देता है। बैंक सिंपल कहता है भाई गाड़ी बताए कौन सी खरीदनी है, पैसे कितने चाहिए, गाड़ी बताएं पैसे कितने चाहिए, गाड़ी खरीद लें, रिमेनिंग पैसे हम दे देंगे, जो आपका पोर्शन है आप जमा करा दें। इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस में इजारा में मलकियत की ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है जिस तरह से कन्वेंशनल में है, तो ये डिफरेंस है। कन्वेंशनल में मलकियत भी साथ दे के आपके सारे के सारे जो रिस्क्स हैं वो अटैच कर दिए जाते हैं आपके साथ। इस्लामिक बैंक कहता है भाई मलकियत क्योंकि आपको नहीं है तो रिस्क भी आप फिर नहीं लेंगे। चलते हैं जिसको पढ़ना शुरू करते हैं। कहते हैं इजारा इस्लामिक फिक में क्या कहते हैं, इट मीन्स टू गिव समथिंग ऑन रेंट, किराए पे कोई चीज दे रहे हैं, उसको इजारा कहते हैं। फिर दो डिफरेंट तरह से यूज होती है। पहली क्या है, फर्स्ट प्लेस में टू इम्प्लाई द सर्विसेज ऑफ अ पर्सन, किसी एक शख्स को आपने अपने पास रखा है, वो आपको अपनी सर्विसेज देता है, आप उसकी कंसिडरेशन यानी कीमत अदा करते हैं। मुस्तजिर वो शख्स है जो कि किसी को हायर करता है, आजिर वो है जिसको हायर किया गया है, और उजरा जिसे उर्दू में हम उजरत कहते हैं वो उसकी कीमत है, वो उसका रेमनरेशन है जो उसको पे किया जाता। तो आपने किसी शख्स को हायर किया है किसी भी तरह से, वो चाहे सीईओ है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड है, चाहे वो प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, आप उसकी सर्विसेज के उसको उजरत पे करते हैं। दैट इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट, नीचे एग्जांपल्स के साथ उसको एक्सप्लेन किया। सेकंड कंडीशन इज यूज़रफ्रुक्ट ऑफ एसेट। यूज़रफ्रुक्ट ऑफ एसेट का मतलब होता है कि यूज़रफ्रुक्ट का मतलब जनरली होता है बॉडी के साथ एसोसिएटेड जो बेनिफिट्स होते हैं। कहते हैं कि आप किसी ऐसी चीज को जो कि एक एसेट है और उसकी फिजिकल बॉडी एग्जिस्ट करती है उसको भी किराए पे दे सकते हैं। मैंने मिसाल दी आपको कि आप शादी हॉल को किराए पे लेते हैं, आप गाड़ी को किराए पे लेते हैं, तो ये भी इजारा के अंदर काउंट होता है, लेकिन बेनिफिशियल पर्पस के लिए वो चीज होती है, आप रेंट देते हैं, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। तो लेट्स लुक एट दिस एंड नॉट द सेकंड टाइप ऑफ इजारा रिलेट्स टू यूज़रफ्रुक्ट ऑफ एसेट, यानी यहाँ पे एक ऐसी चीज जो कि बेजान है और उसकी कोई बॉडी है उसको आप हायर करते हैं, एंड नॉट द सर्विसेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इजारा इज नॉट द सेंस मींस टू ट्रांसफर द यूज़रफ्रुक्ट ऑफ प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन इन एक्सचेंज फॉर रेंट। यहाँ पे आप उस चीज को रेंट के लिए देते हैं जो कि वो शख्स क्लेम करेगा। इन दिस केस द इजारा इज एन एनालोगस टू एन इंग्लिश टर्म लीजिंग। यहाँ पे अब ये चीज क्या बन जाती है, लीजिंग बन जाती है, जिसके अंदर
اور यहाँ पे लीजिंग भी दो तरह की है, आगे जाके हम कल के लेक्चर के अंदर इसको डिटेल में देखेंगे कि इजारा उन दोनों कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से कवर अप करता है। देखिए फाइनेंस के अंदर अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी है तो अकाउंटिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है ऑपरेटिंग लीज और एक फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज इस तरह की लीज होती है जिसमें एक चीज को इस्तेमाल करते हैं और फिर वापस कर देते हैं। शादी हॉल को इस्तेमाल करके वापस कर दिया जाता है, उस वैन को इस्तेमाल करने के बाद वापस कर दिया जाता है, जितना आपका इस्तेमाल है उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका जो किराया बनता है वो पे कर देते हैं। लेकिन एक होती है फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज में आप उसके मालिक बन जाते हैं, आप इस्तेमाल करने का किराया भी पे करते हैं और उसके साथ साथ उसका ऑनर बनने का हिस्सा भी पे करते हैं। दोनों को मिला के इंस्टॉलमेंट बनती है और एक वक्त ऐसा आता है कि आप इतने पैसे दे चुके होते हैं कि आप उस चीज़ के मालिक बन जाते हैं। तो जैसे ही इंस्टॉलमेंट्स खत्म होती है वो चीज़ आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। इजारा दोनों चीज़ों को लेके चल रहा है। अभी तक इजारा ऐसा ही लग रहा होगा कि सिर्फ किराया देना है, नहीं, इजारा के अंदर और मॉडिफिकेशन करके आप उसको फाइनेंस लीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं कि आप किसी चीज़ को जिसका यूजर फिजिकल बॉडी है और उसको बेनिफिशियल पर्पस के लिए हायर करते हैं फॉर रेंट, तो उसके लिए यहाँ पे अगेन वर्ड्स यूज हैं। फॉर लेसर इट्स मुजर। लेसर वो शख्स है जो कि किराए पे यानी लीज पे आइटम आपको दे रहा है, उसे मुजर कहेंगे। लेसी समन जो कि किराए पे ले रहा है या लीज पे ले रहा है, उसे मुस्तजर कहते हैं। एंड रेंट पेबल को आप उजरा कहते हैं। तो कहते हैं here there are many differences between the leasing contract of conventional bank and इजारा which will be discussed in detail, यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। अब इजारा यानी इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस में लीजिंग के बेसिक फंडामेंटल कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको हमने गौर से देखना है। कौन कौन से हैं जी? सबसे पहले द ओनर ट्रांसफर इट्स यूजफ्रुक्ट। फिजिकल बॉडी के साथ एसोसिएटेड जितने बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स देने के लिए आपको चीज दी जाती है, उसके अंदर जो है वो ऑनरशिप नहीं जाती। तो अनदर पर्सन फॉर एन एग्रीड पीरियड, खास टाइम के लिए, एट एग्रीड कंसिडरेशन, खास कीमत के ऊपर। ऑनरशिप नहीं जा रही, रिमेंबर, ऑनरशिप नहीं है। आप कहते हैं गाड़ी ले जाए, चलानी नहीं है, नो भाई, चलाने के लिए लिया। आप कहते हैं गाड़ी ले जाए, ऐसी नहीं चलाना, क्यों भाई? आप कहते हैं गाड़ी ले जाए, चला भी ले, इसकी भी चला ले, लेकिन टायर गंदे नहीं होने चाहिए और टायर घिसने भी नहीं चाहिए। वो कहते हैं हाउ इज इट पॉसिबल? इसके साथ एसोसिएटेड जितने भी बेनिफिट्स हैं यूजरफ्रुक्ट के साथ वो अवेल करने हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीज शुड बी वैल्यूएबल, आइडेंटिफाइड एंड क्वालिफाइड। आप गाड़ी को वैल्यू लगा सकते हैं, गाड़ी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, एक है, दो है, तीन है। अब कहते हैं लीज पे दुआएं ले लेते हैं, पीर साहब की लीज पे दुआएं, हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ कैन यू वैल्यू देम? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई देम? हाउ कैन यू क्वांटिफाई देम? दिस इज नॉट पॉसिबल। हमेशा यूजरफ्रुक्ट फिजिकल एसोसिएटेड बॉडी की लीज होती है। इंटेंजिबल एसेट्स की मोनेटाइजेशन होती है, वो यहाँ पे अभी कवर नहीं हुई। एंड दिस इज आल्सो रिसर्च एरिया और इस्लामिक फाइनेंस प्रोफेशनल्स के। फिजिकल बॉडी का तो हमें पता चल गया कि हम क्या कर लें। अब आप लीज के ऊपर अगर एक सॉफ्टवेयर लेते हैं, लीज के ऊपर आप गाड़ी का मॉडल लेते हैं, वो मॉडल तो एक पिक्चर होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर है, तो हाउ डू यू मैनेज दैट? अगेन इस्लामिक बैंकिंग इज एन ओशन ऑफ रिसर्च एरिया, बहुत कुछ इसके अंदर अवेलेबल है, बट हमारी मार्केट उसको अभी अडेप्ट नहीं कर रही, उसको एक्सेप्ट नहीं कर। उसके बाद कंज्यूमेबल्स थिंग्स कैन नॉट बी लीज्ड आउट। फैसल, आप मुझे लीज पे हार्ड डिस्क का बर्गर दे सकते हैं? या अली आप? एनीवन? Anyone can someone please speak? नो सर, हार्ड डिस्क तो नहीं इस तरह से हो सकती। ओके, क्यों नहीं हो सकता? रोल नंबर 32, योर गुड नेम प्लीज। सर सारा। जी सारा, लीज पे क्यों नहीं हो सकता? खाने वाली चीज लीज पे क्यों नहीं हो सकती? क्यों? हार्ड डिस्क की आपने बात की है ना? मैंने हार्डीज का बर्गर, क्यों? मैं कोई भी बर्गर हो जाए, सिंगर बर्गर, मैं कहता हूँ लीज पे दे दे मुझे। नहीं सर, फूड में तो नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता। आई थिंक क्यों? अच्छा क्या है सर? आई नो द रीजन। जी 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 फैसल। सर लीज के ऊपर सिर्फ वो चीज दी जा सकती है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस फिर उसके यूज करने के बाद कायम रहे। लाइक आप प्रॉपर्टी देते हैं, कोई भी चीज, उसके यूज करने के बाद उसके जो ऑनरशिप, अगर तो बर्गर लीज पे दे देंगे तो उसको यूटिलाइज करने के बाद उसकी वेयर एंड टियर तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसका कंज्यूम होने के बाद जो उसका बेनिफिट है वो अगर वैनिश हो जाए तो फायदा कोई नहीं।
तो Yes, बर्गर sir. खाने के बाद जो टेस्ट है आपको वो खाने के बाद आना है। तो वो अगर आप कहते हैं जी मैं खा के आपको रिटर्न कर दूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। आप कहते हैं जी 10 मन गंदम दे दें 1 साल की लीज के ऊपर, तो हम लोग जो है ना वापस कर देंगे। यू कैन नॉट, कंज्यूमेबल आइटम्स कंज्यूमेबल होती है ना, इसलिए वर्ड उनको कंज्यूमेबल कहा जाता है। उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, आप उनकी एग्जिस्टेंस को इंश्योर नहीं कर सकते। तो इस वजह से कह जी कि इस तरह लीज आउट नहीं हो सकती। अदरवाइज आप कह जी आप मुझे लीज पे दे दो हार्ड डिस्क के बर्गर, हर हफ्ते 1 बर्गर, क़यामत वाले दिन मैं आपको वापस कर दूंगा। ड्यूरेशन भी है और रिटर्न का टाइम भी आप बता रहे हैं, तो लीज तो पूरी हो रही है लेकिन कंज्यूमेबल है। तो कंज्यूमेबल जिसका कॉर्पस नहीं है, कॉर्पस बेसिकली बॉडी को कहा जाता है लीगल लैंग्वेज के अंदर, इवन आपकी लाश को जो है वो कॉर्पस कहते हैं। तो जिसकी बॉडी नहीं है, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस इस तरह की है जो कि कंजम्पशन के बाद खत्म हो जाएगी, उसको आप लीज नहीं कर सकते। जैसे ये पैसे की बात की है, वीट की बात की, और इस तरह कोई और भी खाने की चीज है। आगे रहता है जी ऑल लायबिलिटीज ऑफ ओनरशिप आर बोर्न बाय द लेसर। लेसर वो है जो आपको गाड़ी दे रहा है, मैं गाड़ी की एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लेसर को हम बैंक समझ रहे हैं। वो कहते हैं इस्लामिक फाइनेंस की बात करें, इस्लामिक फाइनेंस में क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही लीज के अंदर, तो उसके साथ एसोसिएटेड जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो मालिक के पास ही रहेंगी। अब यहाँ पे देखें कि एक गाड़ी जो है वो मैंने मिसाल दी, वो कहता है जी आप ले जाएं 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, लेकिन वो गाड़ी के टायर भी नहीं चलने चाहिए, उसका इंजन भी हीट नहीं होना चाहिए, इसका मीटर इतना ही रहना चाहिए, और आपने जो है ना इसके अंदर पेट्रोल भी डलवा देना। भाई हमें आप कहते क्यों, आप कहते फिर अगर ये सब करेंगे तो वो खराब हो जाएगी, धूप में खड़ेंगे तो पेंट खराब हो जाएगा, अगर चलाएंगे तो टायर गंदे हो जाएंगे, घिस जाएंगे। कहते भाई हमने तो इसीलिए लिया ना, इसका रेंट पे कर रहे हैं, तो इसका जो भी लायबिलिटीज हैं ओनरशिप से रिलेटेड, अगर गाड़ी की कीमत कम होती है, गाड़ी का पेंट खराब होता है, अगर गाड़ी के टायर घिसते हैं, तो वो मालिक की जिम्मेदारी है। हम जानबूझ के ऐसे नहीं कह रहे, ये तो इसकी कंजम्पशन के साथ एसोसिएटेड है। आगे हम जाके देखेंगे कि नेग्लिजेंस की वजह से कुछ होता है तो वो कौन जिम्मेदार हो। पीरियड ऑफ लीज आप डिटरमिन करें कब तक आपको जो है वो चीज वापस मिलेगी। इट इज नेसेसरी फॉर अ वैलिड लीज दैट द लीज एसेट इज फुली आइडेंटिफाइड, उसको क्लियर करें, आइडेंटिफाई करें। जी शाहरुख, we got any question? You have raised your hand. हाँ अच्छा, ये आप से आप कह रहे हैं फिजिकल एक्सिस्टेंस उसकी रहनी चाहिए ना? मुझे आवाज कम आ रही, बहुत कम आ रही है तो सर क्या नाम फिजिकल एक्सिस्टेंस आप कह रहे हैं रहनी चाहिए उस चीज की जो आप चीज लीज पे दे रहे हैं। जी उसकी मतलब उसके साथ एसोसिएटेड जो बेनिफिट है वो खत्म नहीं होना चाहिए। सर जैसे कि लोग अपने लीज पे देते हैं उस पे जी सर अच्छा घर वगैरह एग्जिस्टेंस तो रहती है ना, घर खत्म तो जी 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 अच्छा घर वगैरह अपना लीज पे लोग सर जब देते हैं उससे गैस कैश वगैरह देते हैं, तो कैश जो है वो तो कंज्यूम हो जाता है। देखिए लीज आप गिरवी को शायद लीज के साथ मिक्स कर रहे हैं। घर गिरवी जो रखा जाता है वो लीज में नहीं आता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप गिरवी की बात कर रहे हैं। यस सर। अच्छा गिरवी लीज में नहीं आता। देखिए गिरवी की वो अगर आप लीज में डाल भी दें तो इट्स अगेन मैंने बताया कि इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट इतना रिसर्च ओरिएंटेड है कि अभी इसके ऊपर इतने इफ एंड बट्स आ जाते हैं। अगर मैं गिरवी को सपोर्ट करना चाहूँ, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि इसके ऊपर इस्लामिक फाइनेंस का क्या प्रिंसिपल अप्लाई होगा, लेकिन देखिए जब उसको वापस करना होता है तो पैसे वापस भी मिलते हैं, वो लेता ही कंज्यूम करने के लिए ना। लेकिन असल एसेट जो है गिरवी का वो तो घर है, घर तो कंज्यूम नहीं ना हो रहा, वियर एंड टियर हो रही है। ये तो नहीं होता कि महीना रहने के बाद एक कमरा गायब हो गया, फिर दूसरा महीना रहने के बाद दूसरा कमरा गायब हो गया, 10 महीने रहे घर खत्म हो गया, प्लॉट बन गया। लेकिन अगर आप बर्गर की बात करते हैं, 1 बाइट लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5, और अगर गुजरांवाला से है कोई तो 2 के बाद खत्म हो जाएगा बर्गर। सो पॉइंट इज कि उस एसेट का खत्म होना जो है वो देखना है। गिरवी के अंदर अगेन जनरली आप पैसे वापस ले लेते हैं, लेकिन मेरा उसके सवाल यही है फिर अगेन कि वो पैसे अपनी वैल्यू खो चुके होते हैं। 3 साल के लिए आपने गिरवी दिया, 25 लाख रुपए लिए, 5 मरले का घर
रहा है, एक पोर्शन आपने गिरवी दे दिया, 3 साल के बाद वो 25 लाख नहीं होंगे। तो यहाँ पे फिर इसी चैप्टर के अंदर हम कल की क्लास के अंदर देखेंगे कि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर जो सूद को इस्तेमाल किया जाता है एज अ बेस, बेसिकली सूद नहीं है, वो बेसिकली एक मेजरमेंट टूल है। तो हम फिर देखेंगे कि वो 25 लाख को 3 साल बाद क्या होना चाहिए एज पर इस्लामिक फाइनेंस। आई होप सो आई हैव आंसर्ड। शाहरुख, अभी भी कोई आपकी क्लैरिटी है, यू मे आस्क, आई एम स्टिल अवेलेबल ऑन बिफोर एक्चुअली गोइंग फर्दर। ओके सर, थैंक यू। ओके, चलिए। शाहरुख का सवाल ये था जी, जिन लोगों को नहीं पता चला कि फॉर एग्जांपल घर गिरवी पे लेते हैं, और जिनको ये भी नहीं पता घर गिरवी पे लेते हैं उसमें क्या होता है। बेसिकली जब आप घर गिरवी में लेते हैं तो एक रीजनेबल अमाउंट जो है वो एज अ सिक्योरिटी, क्योंकि काफ़ी बड़ी होती है, उसको सबमिट करवा देते हैं, और वो जो मालिक होता है उस पैसे से जनरली एक्सपेक्टेड कारोबार करता है कि उसको पैसे की जरूरत होती है। अगर वही पैसे बैंक से लेने जाएगा 25 लाख 30 लाख रुपए, तो उसके ऊपर एक तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, नंबर 1, और नंबर 2 रीपेमेंट इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है। तो गिरवी के अंदर आप अपने घर को एक किस्म की सिक्योरिटी दे के उससे लमसम पैसे ले लेते हैं, और 3 साल 2 साल, इसके लिए आप मैक्सिमम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 साल से ज़्यादा गिरवी नहीं दे सकते। तो उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं। तो शाहरुख का ये सवाल था कि वो पैसा तो इस्तेमाल हो गया, तो हमने कहा कि उस आइटम को कंज्यूम नहीं होना चाहिए, जैसे ऊपर आया कि पैसा लीज पे नहीं हो सकता। तो बेसिकली वो पैसा लीज पे नहीं है, घर लीज पे है। तो घर तो इस्तेमाल हो रहा है लेकिन कंज्यूम नहीं होता, घर खत्म नहीं हो जाता, वेयर एंड टियर होती है। यही बात हुई है कि वेयर एंड टियर मालिक की है, और कंज्यूमेबल आइटम जो है वो लीज पे नहीं होते, और वो पैसा जो इस्तेमाल होता है वो भी बाद में वापस आ जाता है, क्योंकि जब आपने अगली पार्टी को लीज पे देना है तो पिछली पार्टी को उसको वो पैसे वापस करने होते हैं। तो बेसिकली टेक्निकली इट मीन्स कि ये पैसा अगर आप बैंक से लेते तो आपको लोन लेना पड़ता और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता। तो आपने हमसे ले लिया, आप हमें इंटरेस्ट नहीं पे करें, तो बेसिकली इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक्चुअली वो आप इंटरेस्ट जो आपने बैंक को देना था वो आप हमें दे दें, और हमें जो देना था वो ये समझ लें हमने आपको किराया दे दिया। तो इस तरह वो लमसम पेमेंट जो है वो डिसाइड होती है गिरवी रखने के लिए। उसको पकड़ी भी कहते हैं कुछ मामले, पकड़ी में थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन गिरवी और पकड़ी इसी तरह से चलती है। जी, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? किसी को अगर ये भी समझ नहीं आया तो I'll just move forward. आ गया सर समझ। ओके, थैंक यू जी। आगे चलते हैं जी। पीरियड लीज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, अगर किसी खास मकसद के लिए आपने एसेट लिया है तो उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होगा, और अगर आपने कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं बताया तो फिर आप किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने एक गाड़ी ली है और कमर्शियल पर्पस के लिए लिया तो कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, और रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लिया तो फिर वो कमर्शियल के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। अगर मेंशन ही नहीं है, सिर्फ गाड़ी लेनी थी, इट्स अप टू यू, आप जिस मर्जी पर्पस के लिए इस्तेमाल करें उसको। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लेसी एज अमीन। सादिक और अमीन का वर्ड यूज किया जाता है आर्टिकल 62-63 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर कहा जाता है कि अवाम के नुमाइंदे जो है वो सादिक और अमीन जो है वो होंगे। तो सादिक और अमीन का मतलब है झूठ ना बोले, ख्याल रखे, वो आप पढ़ेंगे आर्टिकल 62 एंड 63, तो बंदा परेशान होता है। लेट मी शो इफ आई कैन शो यू। अब तो फायदा है, क्लास में शायद ना पढ़ा सकता मैं उस टाइम। जस्ट 1 मिनट। Okay, just 1 minute. Okay, if you could read, see this. क्या आपको ये ब्राउजर नजर आ रहा है जी? सर पिछली स्लाइड आ रही है। ओके सर अब ओके, ये देखिए जी। अब आर्टिकल 62, 63, 62 भी है, वो जरा दूसरा जेनेरिक है, सॉरी वो जेनेरिक में स्पेसिफिक है। मैं 62, 63 बताता हूँ, और फिर आप मुझे बताइए इसमें से कौन पूरा उतरता है। A person shall be disqualified from being elected or chosen as from being member of मजलिस शूरा, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, उसमें नेशनल असेंबली, सेनेट और सदर तीनों आ जाता है। If he is unsound, ठीक है, ठीक हो गया। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, पैसे अभी उसने वापस करने हैं किसी के। ceases to be the citizen of पाकिस्तान। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कारोबार करता है। ही इज इन सर्विस ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी, किसी जगह पे काम कर रहा है, गवर्नमेंट का मुलाजिम है, ठीक है।
اور اس کے علاوہ ہی از بینگ سٹیزن بائی ورچو 14B جموں کشمیر کا سٹیزن ہے تو بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد کیا جی کنوکٹڈ آف کورٹ آف کمپیٹنٹ جوریسڈکشن فار پروپیگیٹنگ این اوپینین اور ایکٹنگ ان اے مینر جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف آپ نے بات کیا تو بتایا. تو یہاں پہ تو ہر دوسرے تیسرے دن آرٹیکل 6 غداری کا مقدمہ ہوا تھا کہ بھئی آپ نے یہ کیوں کہا. پاکستان کی یعنی ریاست ماشاءاللہ کاغذوں پہ ہماری اتنی کمزور ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ صرف سوال پوچھ لے تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ پاکستانی نہیں ہیں, آپ نے ریاست کے خلاف بات کی ہے, آپ نے یہی آگے چل رہا ہے. سوورینٹی انٹیگریٹی آف دا سیکورٹی آف پاکستان اور موریلٹی اور مینٹیننس آف پبلک آرڈر, یعنی پبلک آرڈر میں آپ نے موریلٹی مینٹین نہیں کی, آپ نے 4 گالیاں نکال دی ہیں اور 5 لوگ اس کے گواہ ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ تو مورل نہیں رہے. آپ بتائیں ہمیں سے کون ہے جس کو مطلب گالیاں نکالتا ہو. خیر, انٹیگریٹی آف انڈیپینڈنٹ جوڈیشری آف پاکستان, ہر شخص جو ہے وہ جوڈیشری کے اوپر اپنے اینگل سے جو ہے وہ کرٹیسزم کرتا ہے. which defames or brings into ridicule the judiciary or the armed forces of Pakistan. اس پہ تو بھائی میں ڈسکشن بھی نہیں کرنا چاہتا, میرے پہ نا آرٹیکل 6 لگ جائے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں, یہ دیکھیں مورل ٹرپیچوڈ, کوئی اخلاقیات سے گرا ہوا اس نے کام کیا ہے. آپ نے برگر کے اوپر کیچپ زیادہ ڈال دیا ہے تو میری نظر میں تو یہ اخلاقیات سے گرا ہوا آفینس ہو سکتا ہے اگر آپ کو ہم نے MNA نہیں بننے دینا. ٹھیک ہے, آپ نے جو ہے وہ زردے کے ساتھ کسٹرڈ کھا لیا, moral turpitude ہو گیا. sentenced to prison for a term for not less than 2 years. So these articles 62 and 63 like has been discussed multiple times that I don't know how we can actually defend کہ سارے اس کے اوپر پورا اترتے ہیں. We should simply remove it. جو شخص اہل ہے یا نہیں ہے it should be decided by the people. لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اہل اس کو ہونا چاہیے تو اس کو ووٹ ملنے چاہیے, لوگوں کو لگتا نہیں ہونا چاہیے تو نہیں ہونا چاہیے. It should not be hindrance in actually making the opinion of the people. لوگوں کی رائے میں آپ رکاوٹ نہیں بننا چاہیے آپ کو. This is my opinion also. کہ بھائی کوئی چور ڈاکو ہے نا, اگر کوئی اس کو اپنا ممبر بنانا چاہتا تو بنانے دے, اور اگر کوئی قاتل ہے اور اگر کوئی اس کو اپنا ریپرزینٹیٹیو بنانا چاہتا ہے تو بنانے دے بھائی, کیونکہ وہ تو پبلک ریپرزنٹیشن ڈیموکریسی ہے نا. ڈیموکریسی میں میجورٹی کی بات مانی جاتی ہے. یو شوڈ ناٹ فلٹر دیز پیپل ہو ڈو انجوائے پبلک سپورٹ. بہرحال ایک لمبا پوائنٹ ہے, اس پہ پھر ہم کبھی فلاسفی آف لا کی اگر کبھی کلاس بنتی ہے تو اس پہ بات کریں گے. فلاسفی آف دا لا از ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ بیکاز لا از میڈ بائی مین. ہم اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ لاز جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے حدود ہے اور ساتھ ہمارے پاس آفینسز ہیں اس کے, تو اس کے اوپر آلریڈی ایکسپلینیشن گیون ہے ہمارے پاس, تو اس کے اوپر بحث اس طرح سے بنتی بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ریزنس آلریڈی اویلیبل ہیں. تو مین میڈ لاز کے اوپر بہت سارے لوپ ہولز ہوتے ہیں, اور جو ہمارا لیگل سسٹم ہے اس میں وکالت میں پیسے ہی اسی چیز کے دیے جاتے ہیں کہ آپ ان لوپ ہولز کو ہماری فیور کے اندر ایکسپلائٹ کریں تاکہ ہمیں فائدہ ہو. تو واپس آتے ہیں امین کے اوپر. وہ کہتے ہیں لیسی جس نے وہ گاڑی کرائے پہ لی ہے, لیز پہ لی ہے, وہ ہر اس ڈیمیج کا کمپنسیٹ کرے گا جو اس کی غلطی کی وجہ سے ہوا اور مس یوز کی وجہ سے ہوا. آپ نے گاڑی کھمبے میں مار دیا جا کے, بھائی آپ پیسے پورے کریں گے, ڈال دو کہ وہ کرائے پہ تھی. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے, فار ایگزامپل ایکسپیکٹڈ ہے سیٹرڈے کو بارشیں ہیں اور بہت زیادہ بارشیں ہوں گی, آپ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے جاتے ہیں, اتنی بارش ہوتی ہے کہ گاڑی کے اندر پانی چلا جاتا ہے اور گاڑی کا جو فلور ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. بھائی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے بارش, اور نہ آپ نے انٹینشنلی گاڑی وہاں پہ کھڑی کی کہ جس کی وجہ سے پانی ہے. تیز ہوا چل رہی ہے, کھمبا گرتا ہے, بونٹ کے اوپر کھمبا گرتا ہے, بونٹ ٹوٹ جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, ریپیئر نہیں ہوگا, آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس کیس کے اندر نقصان جو ہے وہ لیسر یعنی مالک کو برداشت کرنا پڑے گا. نیکسٹ وی ٹاک اباؤٹ لیز آف جوائنٹلی اون پراپرٹی. اگر آپ جوائنٹلی اون پراپرٹی کو لیز کرتے ہیں تو کہتے ہیں جو جوائنٹ اونرز ہیں ان کا جو شیئر ہے پراپرٹی کے اندر اسی حساب سے ان کو رینٹ پے کرتے ہیں. ڈٹرمینیشن آف رینٹل, وہ جو کرایہ ہے اس کو آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے. تو پڑھنے سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ کرائے کو آپ ڈیسائیڈ لازمی کریں گے, اس کو اوپر نہیں چھوڑ سکتے. اس کے اندر کچھ میکینزمس ہیں, یعنی آپ کرائے کو فکس کر سکتے ہیں 10,000 روپے 5 سال کے لیے. آپ کرائے کو کر سکتے ہیں پہلے سال 10,000, دوسرے سال 15,000, تیسرے سال 20, 25 اینڈ لاسٹ 30. یا آپ کرائے کو کہہ دیتے ہیں پیگ کر دیتے ہیں, فائنینس میں جسے ہم پیگنگ کہتے ہیں. پیگنگ کا مطلب ہے کہ آپ کرائے کو کسی ایک ایسی آئٹم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جو آپ دونوں کے کنٹرول میں نہیں ہے, مالک کے یعنی لیسر کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے, لیسی بھی نہیں.
मैं एग्जांपल दे रहा था कि आप कहते हैं जी इस दुकान का किराया 1 तोले सोने की कीमत के बराबर। अब 1 तोले सोने की कीमत ना आप डिसाइड कर सकते हैं ना वो डिसाइड कर सकता है। फिर आप कहेंगे जी वो डेली चेंज होता है। आप कहते हैं ठीक है 30 दिन का एवरेज कर लें, तो जो 30 दिन का एवरेज होगा वो 1 तोले सोने की कीमत के हिसाब से मुझे दे देंगे। या आप कह देते हैं इस दुकान का किराया $300 पाकिस्तानी रुपीस में। अब डॉलर डेली फ्लक्चुएट होता है, डेली $300 की कीमत निकालें, 30 दिन का एवरेज कर लें। सो दिस इज वेयर इट इज अप टू यू, बट यू विल हैव टू डिटरमाइन द रेंट। रेंट डिसाइड करना जो है वो बहुत जरूरी है। आप उसको फिक्स कर सकते हैं, उसको फ्लोटिंग कर सकते हैं। फ्लोटिंग में भी किसी एक चीज को फिक्स करते हैं, यानी आप मैंने एग्जांपल दी सोने को और डॉलर को फिक्स करके उसके अगेंस्ट ले सकते हैं। डिपेंड करता है दोनों पार्टीज कहाँ पे एग्री करते हैं। कहते हैं रेंटल शुड बी डिटरमाइंड और मस्ट बी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। गुड। इट इज परमिसिबल द डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ रेंट कुड बी फिक्स्ड। मुख्तलिफ रेंट कर सकते हैं ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस। गाड़ी है, पहले साल उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसका रेंट ज्यादा होना चाहिए, दूसरे साल कम होना चाहिए, तीसरे साल उससे कम, चौथे साल उससे कम, बिकॉज वैल्यू जो है वो नई गाड़ी की ज्यादा है मार्केट के अंदर, पुरानी गाड़ी की नहीं है। इस वजह से आप उसको डिफरेंट फिक्स भी कर सकते हैं, बट फिक्स करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेंटल ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट कॉस्ट। एग्रीगेट कॉस्ट का मतलब क्या है? आपने कहा जी हमें एक बाहर से क्रेन मंगवा के आप लीज कर दें बैंक से अकाउंट के लिए, ठीक है। कहते क्रेन की कीमत कितनी है? क्रेन की कीमत है $1,00,000, उसके ऊपर ड्यूटी कितनी है? $50,000, कैरेज कितना है? $20,000। उसके अलावा आपको जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं वो पाकिस्तानी तकरीबन आप कहते हैं $1,000 के बराबर आ जाते हैं। कुल मिला के लमसम मैं कहता हूँ जी 1,00,000 जमा 50 जमा 20 और 70 $1,72,000। तो आप कहते हैं कि आप $1,72,000 के हिसाब से बीइंग लेसर रेंट चार्ज करेंगे। $1,72,000 की मुझे ये चीज पड़ी है। आप ये नहीं कहेंगे जी $1,00,000 की इनवॉइस प्राइस है तो $1,00,000 के हिसाब से मैं रेंट लूंगा। तो दैट इज व्हाई यू विल ऐड द कॉस्ट, उसकी कीमत पे सारी चीजें ऐड करेंगे आप। वो कहते हैं जी यूनिलैटरली आप लेसर उधार नहीं बढ़ाएगा, ठीक है जी। रेंट और एनी पार्ट देयर में भी पेबल इन एडवांस, एडवांस में दे दें। लेकिन रेंट शुरू कहाँ से होगा? रेंट शुरू होगा उस वक्त जब फिजिकली आप किसी चीज को उसके हाथ में डिलीवर कर देंगे, डिलीवरी ऑफ द एसेट। एडवांस ले लें, लेकिन किराया तब से शुरू होगा जब घर के अंदर आप जाएंगे, किराया तब से शुरू होगा जब गाड़ी आपके नाम आपको मिल जाएगी। आगे जी लीज पीरियड शैल कमेंस फ्रॉम द डेट, ये मैंने बता दिया कि डिलीवर जब हो जाएगा एसेट तब। इफ द लीज एसेट हैज टोटली लॉस्ट द फंक्शन, नो हैज टोटली लॉस्ट द फंक्शन, आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। ये बात अभी थोड़ी देर पहले उसमें भी वो कंज्यूमेबल के साथ भी मैं बताएं, जरा ऐड करें कि बर्गर खाने के बाद बर्गर का टोटली फंक्शन लॉस्ट हो जाता है, वो पैरिश हो जाता है। गाड़ी है और उसका इंजन खराब हो गया है तो आप गाड़ी चलने के काबिल नहीं रही, उसने अपना टोटली फंक्शन लॉस्ट कर दिया है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। इंजन डलवा के अब गाड़ी का नया लीज कॉन्ट्रैक्ट होगा। और लास्ट बात जो हमने अभी बात की कि आप उसको बेंचमार्क कर सकते हैं किसी इंडेक्स के साथ, जैसे सोने के साथ किया और गोल्ड के साथ किया। लीज एज द मोड ऑफ फाइनेंसिंग, आप मोड ऑफ फाइनेंसिंग के तौर पे इसको ले सकते हैं, बट जनरली लीज जो है एक तरीका कार है, मोड ऑफ फाइनेंस नहीं है। और यहाँ पे हमने लीज और कन्वेंशनल लीजिंग और इस्लामिक लीजिंग के दरमियान डिफरेंस को देखना है। कन्वेंशनल में कहते हैं जी बैंक का ऑनर नहीं होता, बैंक उसका कस्टमर के नाम फौरन चढ़ा देते हैं ताकि कस्टमर के पल्ले सारा नुकसान जाए। इजारा के अंदर वो बैंक के नाम रहेगी, लेसर के नाम रहेगी। वो कहता है जी लॉस हो जाता है तो बैंक जिम्मेदार नहीं है क्योंकि बैंक ने तो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन यहाँ पे बैंक जो है वो लॉस बेयर करेगा बिकॉज बैंक के नाम ही आइटम रहती है। वो कहते हैं जी रेंट इज चार्ज एंड डिमांडेड प्रायर टू डिलीवरी ऑफ द एसेट। जिस दिन से आपने गाड़ी बुक करवाई बैंक ने 50% पेमेंट कर दी, आपका खर्चा जो है वो शुरू हो जाता है। जबकि दूसरी साइड पे जब तक गाड़ी डिलीवर नहीं होती तब तक आपका रेंट चार्ज नहीं होगा। इस तरह यूनिलैटरली आप कन्वेंशनली इसको खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे आप दोनों पार्टीज को आपस में बैठ के बात करना पड़ेगी। पेनल्टी है कन्वेंशनल में, इस्लामिक मोड में पेनल्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं, चाहे वो किसी भी तरह की मोड ऑफ फाइनेंस हो। इस्लाम जो है वो फैसिलिटेशन पे बिलीव करता है। पेनल्टी जो है वो आप सर्टेन मैटर्स के लिए तो इम्पोज कर सकते हैं कि डिले ना हो पेमेंट्स के अंदर, लेकिन पेनल्टी जो है उसको आप किसी भी तरह से इनकम का सोर्स नहीं बना सकते। और इसी चैप्टर के अंदर कल के लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे कि पेनल्टी को किस पर्पज से यूज करना है। जी कमेंसमेंट ऑफ लीज से ये बिल्कुल उसी तरह से है, यहाँ पे बताया। मुराबहा से थोड़ा सा डिफरेंट है। मुराबहा क्या होता है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, बहुत सारे बच्चों को मसला चल रहा है अभी तक। मुशारका मुदारबा मुराबहा के अंदर डिफरेंस। मुशारका होता है पार्टनरशिप,
دو لوگ پیسے لائے, کاروبار شروع کر لیا, ڈیسائیڈ کر لیا پروفٹ کتنا لاس کتنا, دیٹ از مشارکہ. مداربہ کیا ہوتا ہے, ایک شخص پیسہ لایا, ایک اپنی اسکل لایا, ایک کو برگر بنانے آتے ہیں, ایک کی شاپ پہ, انہوں نے کہا چل برگر بنا, شاپ میری, اینڈ پہ ڈیلی پہ 50-50, دیٹ از مداربہ. مرابحہ کیا ہوتا ہے, مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے, میں اسے کہتا ہوں مجھے خرید کے دے دو, وہ کہتا ہے جی جتنے کی آئے گی اس کے اوپر میں اپنا پروفٹ ڈال کے آپ کو سیل کر دیتا ہوں. ₹1,00,000 کا اسی ہے, 20,000 پروفٹ ایڈ کیا, اس کی 4 قسطیں بنائی, 1,20,000 30,000 روپے کے حساب سے 4 قسطیں بنی, دیٹ از مرابحہ. مرابحہ لک لائک لیز, لیکن یہاں پہ ڈفرنس کیا ہے, مرابحہ آن اسپاٹ ہوتا ہے, موقع پہ. لیز فیوچر میں بھی ہو سکتی ہے. آپ بینک سے کہتے ہیں کہ ہمیں گاڑی ملی ہے, گاڑی 6 مہینے بعد ملے گی, لیکن بینک آپ کو پہلے پیسے دے دیتا ہے, فیوچر کے اوپر آپ کو ایگزیکیوشن ہونی ہے. مرابحہ فیوچر پہ بلیو نہیں کرتا, تو یہ ایک ڈفرنس ہوتا ہے لیز کے اندر اور مرابحہ کے اندر. وہ کہتا ہے جی رینٹ کب سٹارٹ ہوگا, آفٹر دا ڈیلیوری آف لیز ایسٹ. اینڈ دین ریلیشن شپ کیا ہے پارٹیز کا, ریلیشن شپ پارٹیز کا یہ ہے کہ پارٹیز کا آپس میں ریلیشن شپ 2 سیپریٹ ہے. 2 سیپریٹ کس طرح سے ہے, مثال کے طور پہ اوکے جی, سو لیٹس ریسٹارٹ ریلیشن شپ بٹوین کانٹریکٹنگ پارٹیز. تو میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ ریلیشن شپ 2 طرح کا ہے. پہلا کیا ہے, اب جب بینک کے پاس لیز کروانے جاتے ہیں تو بینک آپ کو نہیں بتاتا کہ جی آپ جو ہے وہ کون سی آپ جو ہے وہ کون سی گاڑی پرچیز کریں گے, آپ بتاتا ہے بینک کو, اور پھر بینک آپ سے کہتا ہے جائیں خریدیں, آپ ہمیں بتا دیں پیمنٹ کب کرنی ہے. تو بیسیکلی آپ پہلے بینک کے ایجنٹ ہوتے ہیں اس گاڑی کو خریدنے میں. بینک آپ کا پرنسپل ہے, بینک اس گاڑی کو آپ سے کہتا ہے خریدے, اور پھر آپ بینک کو بتاتے ہیں یہ خریدیں, بینک اس کی پیمنٹ کرتا ہے, اور پھر وہ گاڑی فردر آپ کو بینک سیل کر دیتا ہے. تو 2 ریلیشن شپ ہے. پہلے ریلیشن شپ میں آپ ایجنٹ ہیں بینک کے, یعنی اس انسٹیٹیوشن کے, اور دوسرے ریلیشن شپ کے اندر بینک آپ کا کیا بن جاتا ہے, سپلائر بن جاتا ہے, اور پھر بینک کے پاس اس ساری کی ساری اوبلیگیشنز کو آپ کے اوپر ٹرانسفر کرنے کا رائٹ آ جاتا ہے. تو دس از ہاؤ آپ کا جو کانسیپٹ ہے لیزنگ کا وہ چلتا ہے اجارہ کا. مرابحہ اور لیزنگ کا ڈفرنس میں آلریڈی آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں, یہاں پہ فردر ایکسپلین کیا ہوا, یو میں ریڈ اٹ. ایکسپینس کانسیکوینٹ ٹو اونرشپ, یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ مثال پہ جو کسٹم ڈیوٹیز وغیرہ پے کرنی پڑتی ہے آپ کو, فریٹ یعنی کرایہ پے کرنا پڑتا ہے, واپس سارے کے سارے اس کی قیمت میں ایڈ کریں گے. یہ بھی بات ہو چکی ہے لیسی ایز امین, کہ آپ نے اس کو استعمال کرتے ہوئے اسی طرح کیئر کرنی ہے جس طرح کہ وہ چیز آپ کی ہے. آپ کی نیگلیجنس کا نقصان دوسرے لوگ نہیں بھگتیں گے, اور دوسروں کی کیا ہوا نقصان جو کہ ان نیچرل ہے, آپ کے کنٹرول میں نہیں تھا, اور یا نیچرل ہے یا نیچرل ہے, وہ مالک ہی بھگتے گا. ویریبل رینٹلز ان لانگ ٹرم لیز, یہ بھی بات ہو چکی ہے, لیکن اس کو آج ہم کور نہیں کریں گے, اس کو ہم نیکسٹ یعنی کل کی کلاس پر رکھتے ہیں, ریمیننگ پورشن جو ہے اس چیپٹر کا کل پہ کور کریں گے. ابھی